यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमें मिलता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसको बोलते हैं। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है। न्यूटन थर्ड लॉ से भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे करता है वो हम बाद में देखेंगे, देखना अभी। अब मान लीजिए इसके बोर्ड को मैं इस प्रकार से पुश करता हूं, बोर्ड के ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं, तो बोर्ड मेरे पास इधर फोर्स लगाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो, जैसे आपकी बुक टेबल पे रखी हुई है, तो बुक टेबल पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, तो टेबल बुक के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्प्रिंग है, स्प्रिंग लीजिए आप, स्प्रिंग को पकड़ते आप ऐसे स्ट्रेच करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास स्प्रिंग है, यहां पे कोई फिक्स स्पॉट है और इसके साथ मैंने इस प्रकार से स्प्रिंग टाइट किया हुआ है। अब इस स्प्रिंग पे अगर आप इस साइड में फोर्स अप्लाई करते हो, आप इधर आप फोर्स लगाओगे तो इसके अपोजिट फोर्स स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा। पता होगा आपको, आप सभी ने करके देखा होगा, स्प्रिंग को जब पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ती है। जितना स्प्रिंग ज्यादा खींचोगे आपको पावर उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको ऐसे खींचने के लिए आपको उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ रहा है उसको ऐसे स्ट्रेच करने के लिए। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग भी साथ में उतना ही फोर्स अप्लाई करता जा रहा है। इसका मतलब अगर ये एक्शन का फोर्स है तो ये किसका फोर्स हो जाएगा? रिएक्शन का फोर्स हो जाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ यही बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये फोर्स एफ है तो ये माइनस एफ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। तो अगर ये इधर मूव कर रहा है तो इधर मूव करेगा, ठीक है ना। तो टू एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन, मतलब फोर्स यहां पे ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करता है। थर्ड लॉ से हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि फोर्स, सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्स ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करता है। अगर एक्शन है तो उसकी रिएक्शन भी होगी, और रिएक्शन है तो उसकी एक्शन भी होगी। बट एक बात ध्यान से सुनना, हम एक्शन का इफेक्ट रिएक्शन नहीं बता सकते, और रिएक्शन का कोज जो है वो हम एक्शन नहीं बोल सकते। इस बात को आप ध्यान रखना। एक बात और भी यहां पे कई बार कंफ्यूजन होता है कि अगर बोलता है कि मैं नेट फोर्स निकालूं तो रिजल्टेंट फोर्स, तो एक पॉजिटिव फोर्स है एक नेगेटिव फोर्स है, तो टोटल कितना आया? जीरो। टोटल कितना आया? जीरो। तो फोर्स तो जीरो होगा, तो उसके कारण इफेक्ट क्यों आएगा? क्योंकि हमने क्या बोला था, अगर आपको कोई भी फोर्स का इफेक्ट देखना है तो उसके लिए फोर्स अनबैलेंस्ड होना चाहिए, नेट फोर्स कुछ ना कुछ आना चाहिए। बट इस केस में हम देखते हैं तो एक पॉजिटिव फोर्स है एक नेगेटिव फोर्स है, टोटल तो जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स तो नहीं रहा हमारे पास। नेट फोर्स नहीं रहा तो फिर इसकी लेंथ इंक्रीज कैसे हो रही है, स्प्रिंग स्ट्रेच कैसे हो रहा है? उसका रीजन ये है, ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म होती है कई बार बच्चों के लिए कि इन दोनों को वो ऐड कर देते हैं। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये दो अलग अलग हैं। ये अलग सिस्टम है, स्प्रिंग अलग सिस्टम है, और स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जैसे आप स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये फोर्स आपने अप्लाई किया था वो है, ये स्प्रिंग ने के अंदर डेवलप हुआ वो फोर्स है। और ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग इन द सेंस ये अलग बॉडी पे काम कर रहा है, ये अलग बॉडी पे काम कर रहा है। इसलिए अगर मुझे इस बॉडी के ऊपर फोर्स निकालना है तो इस बॉडी पे तो फोर्स तो एफ ही हुआ ना, तो इस बॉडी के ऊपर ये दोनों फोर्स में नहीं ले सकता, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर तो सिंगल ही फोर्स है, और आप अपना फोर्स देखोगे तो सिंगल ही फोर्स है, ठीक है ना। इसलिए आप जब बोलते हो कि नेट रिजल्टेंट तो जीरो, नेट रिजल्टेंट दोनों बॉडीज का जीरो हुआ है, सिंगल बॉडी का जीरो नहीं हुआ। और वो जो सिंगल बॉडी पे फोर्स है वो उसके अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर वो अनबैलेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों को जोड़ के जीरो समझने की कोशिश, गलती मत करना, ठीक है। ये थर्ड लॉ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी। हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है।